स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पेचीदा लेकिन उतने ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मानव स्वभाव। हम सब सोचते हैं ना कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का एक संक्षिप्त हिंदी सारांश है, उसके जरिए। हाँ, ये किताब तो काफी गहरी है। बिल्कुल। तो इस सारांश से हम वो मुख्य बातें निकालने की कोशिश करेंगे जो हमें ये समझने में मदद करें कि भाई इंसानी व्यवहार के पीछे चल क्या रहा है, और इस समझ से हम अपने रिश्तों को, अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये सोचना ही मतलब कितना रोमांचक है कि इंसान के बर्ताव जैसी उलझी हुई चीज के भी कुछ नियम या पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात साफ करना जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ हाँ, बताइए। ये जो नियम है ना, ये कोई फिजिक्स के नियमों जैसे एकदम पक्के नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं। अच्छा। इन्हें आप ऐसे समझें जैसे मानव व्यवहार के वो गहरे पैटर्न जो अलग अलग समय में, अलग अलग संस्कृतियों में बार बार देखे गए हैं। मकसद सिर्फ दूसरों को जज करना नहीं है, बल्कि खुद को और दूसरों को बेहतर समझना। मतलब सेल्फ अवेयरनेस और सोशल इंटेलिजेंस बढ़ाना। आत्म जागरूकता और सामाजिक बुद्धिमत्ता। बिल्कुल। इन पैटर्न्स को समझना एक तरह से अपनी और दूसरों के अंदरूनी प्रोग्रामिंग को समझने जैसा है। ये हमें न सिर्फ ये जानने में मदद करता है कि कोई वैसा क्यों कर रहा है, बल्कि ये हमें अपने खुद के विचारों और भावनाओं की गहराइयों में झांकने का भी मौका देता है। सही बात है। तो चलिए पहले पैटर्न या नियम से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है भावनाओं का प्रभुत्व, मतलब मास्टर योर इमोशंस। यानी हम चाहें जितना सोचें कि हम बड़े लॉजिकल हैं, पर ज्यादातर हमारे फैसले तो इमोशन से ही चलते हैं। हाँ। और स्रोत की सलाह क्या है कि जब कोई तेज भावना उठे, गुस्सा आए, डर लगे, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुकें, सोचें। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है ना। हाँ, मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल। और इसीलिए ये इतना जरूरी भी है। ये शायद सबसे बड़ा वहम है जिसमें हम जीते हैं कि हम अब तर्क से चलते हैं। स्रोत ये इशारा करता है कि असल में भावनाएं अक्सर हमारे तर्क पर यूं कहिए हावी हो जाती हैं, उसे हाईजैक कर लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा। सोचिए जरा, गुस्से में कही कोई बात या डर में लिया गया कोई फैसला कितना नुकसान हो सकता है। हाँ, होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी। बहुत ज्यादा जोश में आकर कोई वादा कर लिया या निराशा में नौकरी छोड़ दी, ये सब भावनात्मक आवेग यानी इमोशनल इम्पल्स के नतीजे हो सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता ही चाबी है। ये पहचानना कि कौन सी चीजें हमें इमोशनली भड़काती हैं, हमारे ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर्स, हाँ। तो स्रोत का सार यही है, भावुक होकर तुरंत प्रतिक्रिया न दे, ठहर कर सोचें। वो जो छोटा सा पॉज है ना, वही तर्क को वापस कंट्रोल में लाने का मौका देता है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें समझना है, मैनेज करना है। ये बात तो समझ आई, मतलब अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक बने। अच्छा, अब यहीं से शायद दूसरे नियम का लिंक बनता है। आत्मछल बनाम सहानुभूति, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। स्रोत कहता है कि हम सब में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है खुद को हीरो और दूसरों को विलन समझने की। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। हम अपनी गलतियों को तो अनदेखा कर देते हैं और दूसरों की कमियों को बड़ा करके देखते हैं, पर असली ताकत, जैसा स्रोत बताता है, इस सेल्फ डिसेप्शन से बाहर निकलने में है। अपनी कमियां मानना और दुनिया को दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश करना। सहानुभूति यानी एम्पैथी, ये शायद इंसानी रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और उतनी ही जरूरी भी। जब हम सिर्फ अपने नजरिए में फंसे रहते हैं ना, तो गलतफहमियां बढ़ती हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि भाई सामने वाले के व्यवहार के पीछे उसकी क्या भावनाएं हो सकती हैं, क्या डर, क्या मजबूरियां, तो नजरिया बदलने लगता है। सही। स्रोत जिसे आत्म प्रेम को सहानुभूति में बदलना कहता है, उसका मतलब है अपनी वो मैं ही सही हूं वाली फीलिंग से ऊपर उठना, दूसरों की स्थिति को महसूस करने की कोशिश करना। इससे न सिर्फ रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि टकराव भी कम होते हैं। सलाह सीधी है, खुद से ईमानदार रहें और लोगों के नजरिए से चीजों को देखें। ये हमें अपने ही बनाए हुए मेंटल केज से बाहर निकालता है। लेकिन दूसरों के नजरिए से देखना तब और मुश्किल हो जाता है जब लोग अपना असली चेहरा दिखाते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर तीसरा नियम आता है, दिखावे के पीछे देखना। सी पीपल्स मास्क्स। स्रोत का कहना है कि लोग अक्सर एक मुखौटा, एक मास्क पहनकर घूमते हैं। उनका जो बाहरी व्यवहार है, उनकी मीठी बातें, वो हमेशा उनके असली इरादों या भावनाओं का आईना नहीं होती।
यहाँ स्रोत एक बहुत काम की सलाह देता है, शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये मुखौटे आते कहाँ से हैं, लोग पहनते क्यों हैं इन्हें। हाँ, क्यों? कई वजहें हो सकती हैं। समाज में फिट होने का दबाव, अपनी कमजोरियों या इनसिक्योरिटीज को छिपाने की कोशिश, अच्छा। दूसरों से तारीफ पाने की इच्छा, या कभी-कभी दुर्भाग्य से दूसरों को धोखा देने या अपना मतलब निकालने के लिए भी। इसलिए किसी को सच में समझने के लिए सिर्फ उनकी बातों पर यकीन कर लेना काफी नहीं है। स्रोत हमें उकसाता है कि हम पैटर्न देखें, क्या उनके शब्द और काम मेल खाते हैं। पैटर्न देखना। वो मुश्किल या दबाव वाली सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, वे दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, खासकर उनके साथ जो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये सलाह लोगों की बातों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान दे, हमें सुपरफिशियल चार्म या दिखावे से परे जाकर इंसान की असलियत को पहचानने में मदद करती है। पर एक सवाल है, क्या ये मुखौटे हमेशा नेगेटिव ही होते हैं? मतलब क्या कभी-कभी सोशल हार्मनी के लिए, तालमेल के लिए थोड़ी बनावट जरूरी नहीं होती, जैसे ऑफिस में या किसी पार्टी में? ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, हर मुखौटा बुरा या धोखेबाज नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अच्छा। सामाजिक शिष्टाचार है, दूसरों की भावनाओं का लिहाज रखना है, कभी-कभी अपनी निजी परेशानियों को पब्लिक में न लाना, ये सब भी एक तरह के मास्क ही हैं। लेकिन ये सामाजिक जीवन को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी हो सकते हैं। फर्क समझना महत्वपूर्ण है। क्या फर्क है? एक होता है जरूरी सोशल ग्रेस और दूसरा होता है जानबूझकर धोखा देने वाला या अपनी असलियत को पूरी तरह छिपाने वाला मुखौटा। स्रोत हमें उस गहरे, लगातार पहने जाने वाले मास्क के प्रति सावधान कर रहा है, जिसके पीछे के इरादे शायद ठीक न हो। हमें समझदार बनना है, शक्की नहीं। ठीक है, ये फर्क समझना जरूरी है। तो हमने भावनाओं, सहानुभूति और दिखावे की बात की। अब एक और मुश्किल लेकिन बहुत कॉमन भावना पर आते हैं, जिसके बारे में स्रोत बात करता है। ईर्ष्या की सच्चाई को समझें। अंडरस्टैंड एनवी। स्रोत कहता है कि ईर्ष्या या जलन एक बहुत ही आम इंसानी भावना है, लेकिन इसे शायद ही कोई मानता है। हाँ, मानते नहीं है लोग। लोग ऊपर से भले ही आपकी कामयाबी पर खुश दिखें, पर अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हो सकते हैं। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है। हाँ, ये असहज करने वाली सच्चाई है, क्योंकि ईर्ष्या को अक्सर एक बुरी भावना माना जाता है ना, इसलिए लोग इसे छिपाते हैं, खुद से भी, दूसरों से भी। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये है, मौजूद है, और ये बहुत शक्तिशाली हो सकती है। कैसे? ये अक्सर सीधे सामने नहीं आती, ये इनडायरेक्टली निकलती है। जैसे किसी की सक्सेस को कम करके आंकना, पीठ पीछे बातें करना, बेवजह की नुक्ताचीनी करना, या किसी के अच्छे काम में अड़ंगा लगाना। इसे पहचानना जरूरी है। सबसे पहले तो खुद अपने अंदर, क्या हम दूसरों की खुशी से सच में खुश होते हैं, या कहीं कोई चुभन सी महसूस होती है? खुद के अंदर देखना। इसे स्वीकार करना पहला कदम है, इसे काबू में करने का। और दूसरों में इसके संकेतों को पहचानने से हम उनके अचानक बदलते व्यवहार या छिपी दुश्मनी को समझ सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। स्रोत की सलाह, ईर्ष्या से बचें और दूसरों की सफलता से सीखें, इसे एक नुकसान पहुंचाने वाली भावना से बदलकर पर्सनल ग्रोथ के अवसर में बदलने का रास्ता दिखाती है। कैसे? अगर कोई सफल है तो उससे जलने के बजाय उसकी मेहनत या उसकी स्ट्रैटेजीज से सीखने की कोशिश करें। ये जलन वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। अच्छा, अब 5वें नियम पर आते हैं। ये हमें फिर से तर्क और भावना के उसी पॉइंट पर लाता है, लेकिन इस बार फोकस संतुलन पर है। हाँ, बैलेंस। स्रोत कहता है कि हमारे अंदर ये दो ताकतें हैं, तर्क और भावना। सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले लेना हमें गलतियों की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि हम उस पल के आवेश में होते हैं। सही बात। दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से चलें तो हम ठंडे, कठोर और शायद अमानवीय भी लग सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे। तो संतुलन साधें। बिल्कुल, ये संतुलन ही मैच्योरिटी और विजडम की निशानी है। ना तो भावनाओं को पूरी तरह हावी होने देना है, न ही उन्हें पूरी तरह कुचल देना है। तो ये बैलेंस कैसे बनाए? ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई स्विच नहीं है कि ऑन या ऑफ कर दिया। इसमें खुद पर नजर रखना शामिल है, कब हम जरूरत से ज्यादा भावुक हो रहे हैं और कब हम सिचुएशन के मानवीय पहलू को अनदेखा कर रहे हैं। इसमें सचेत प्रयास लगता है कि किसी भी जरूरी फैसले से पहले दोनों पहलू देखें। तर्क क्या कहता है और मेरी भावनाएं या दूसरों की भावनाएं क्या संकेत दे रही हैं। स्रोत के नजरिए से देखें तो सही संतुलन वाला व्यवहार
वो है जहां व्यक्ति विश्लेषण भी कर सकता है, योजना भी बना सकता है, लेकिन साथ ही सहानुभूति, करुणा और अपने इंट्यूशन को भी महत्व देता है। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। हाँ, ये पहले नियम भावनाओं पर नियंत्रण से जुड़ा है, लेकिन उसका विस्तार है। नियंत्रण का मतलब खत्म करना नहीं, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करना है। तर्क और भावना का संतुलन, ये वाकई साधने वाली चीज है। अब मैं सोचूं कि यार ये संतुलन तब और बिगड़ जाता है जब हम अकेले नहीं बल्कि भीड़ का हिस्सा होते हैं। हाँ, ये एक अहम सवाल है। यहीं पर छठा नियम आता है, समूह मानसिकता के खिंचाव का विरोध करें। रेजिस्ट द पुल ऑफ द ग्रुप। स्रोत का कहना है कि एक अकेला इंसान शायद काफी सोच समझकर फैसला ले, लेकिन वही इंसान जब भीड़ में शामिल हो जाता है तो अक्सर अपनी तर्क शक्ति खो देता है और दूसरों की देखा-देखी कुछ भी करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा चिंताजनक पहलू है मानव व्यवहार का। इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल कारण काम करते हैं। जैसे? जैसा आपने कहा, जिम्मेदारी का बंटवारा, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भीड़ में लगता है कि सिर्फ मैं ही तो नहीं कर रहा या कर रही, तो गलत काम करने में हिचक कम हो जाती है। अच्छा। दूसरा, समूह के साथ रहने की, उसके जैसा बनने की, जिसे कॉन्फॉर्मिटी कहते हैं, तीव्र इच्छा होती है। फिट इन होने की चाह। हाँ, अलग दिखना, समूह से बाहर निकाल दिए जाने का डर हमें वो करने पर मजबूर कर सकता है जो हम अकेले में कभी ना करें। तीसरा, भीड़ में भावनाएं, इमोशंस बहुत तेजी से फैलते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या उत्साह, और तर्क पीछे छूट जाता है। इमोशनल कंटेजियन कहते हैं इसे। तो उपाय क्या है? इसीलिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच इतनी जरूरी है। स्रोत की सलाह, भीड़ का अंधा अनुसरण न करें, अपनी सोच से फैसले लें। का मतलब ये नहीं कि हर ग्रुप या ट्रेडिशन का विरोध करें। इसका मतलब है कि किसी भी विचार या काम को सिर्फ इसलिए ना अपना लें क्योंकि सब वैसा कर रहे हैं। अपने विवेक, अपने मूल्यों और तर्क की कसौटी पर उसे परखें। यह आसान नहीं है, खासकर जब सोशल प्रेशर हो, लेकिन ये जरूरी है। ये बात सोचने वाली है कि भीड़ में हमारी सोच कैसे बदल सकती है। लेकिन क्या सिर्फ भीड़ ही हमें बदलती है या हम समय के साथ वैसे भी बदलते हैं? अच्छा पॉइंट है। ये हमें 7वें नियम पर लाता है, लोगों में बदलाव देखें। सी द चेंज इन पीपल। यानी ये मानना कि इंसान का कैरेक्टर पत्थर की लकीर है, ये गलत है। लोग बदलते हैं समय और हालात के साथ। हम अक्सर किसी के बारे में एक राय बना लेते हैं ना, और सोचते हैं कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा। हाँ, और ये धारणा कई बार हमें मुश्किल में डाल सकती है। स्रोत हमें सावधान करता है कि किसी के पास बिहेवियर को देखकर ये मान लेना कि वो भविष्य में भी ठीक वैसा ही रहेगा, ये रिस्की है। रिस्की क्यों? क्योंकि लोग बदलते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। जीवन के बड़े अनुभव, नई चुनौतियां, नए रिश्ते, सफलता, असफलता, ये सब व्यक्ति के नजरिए, वैल्यूज और बर्ताव को बदल सकते हैं। कोई जो पहले भरोसेमंद था, हो सकता है अब ना रहे, या कोई जो पहले गैर जिम्मेदार था, हो सकता है अब सुधर गया हो। तो हमें क्या करना चाहिए? इस समझ से हमें दूसरों से ज्यादा यथार्थवादी, रियलिस्टिक उम्मीदें रखने में मदद मिलती है। हम न तो किसी को हमेशा के लिए कैटेगरी में बंद करें और ना ही ये माने कि बदलाव हो ही नहीं सकता। जैसा स्रोत कहता है, लोगों के पुराने व्यवहार पर भरोसा करके भविष्य तय ना करें। हमें वर्तमान के संकेतों पर, उनके हाल के व्यवहार के पैटर्न पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह हमें ज्यादा अलर्ट और फ्लेक्सिबल बनाता है। ये तो रिश्तों और लोगों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और अब हम आते हैं अंतिम 8वें नियम पर, जो शायद सबसे गहरा और पर्सनल है। अपनी मृत्यु की वास्तविकता का सामना करें। कन्फ्रंट योर मोर्टैलिटी। स्रोत कहता है कि हम सब कहीं ना कहीं मौत से डरते हैं। ये एक यूनिवर्सल डर है। हाँ, ये तो है। और कभी-कभी इस डर से बचने के लिए हम जिंदगी को बहुत कसकर पकड़ते हैं या फिर फालतू चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि अपनी नश्वरता को स्वीकार करना, ये समझना कि हमारा समय लिमिटेड है, हमें असल में एक बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए इंस्पायर कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम इस सच्चाई का सामना करते हैं कि जीवन अनिश्चित है और हमारा समय सीमित है, तो अचानक से चीजें क्लियर होने लगती हैं। कैसे? छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ईगो क्लैशेस, बेवजह की नफरत, ये सब व्यर्थ लगने लगते हैं। हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। हमें समझ आता है कि क्या चीज वाकई मायने रखती है। हमारे रिश्ते, हमारे अनुभव, हमारा कंट्रीब्यूशन, सीखना, प्यार करना, ये हमें टालमटोल छोड़कर उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है जो हम सच में करना चाहते हैं।
उन बातों को कहने के लिए जो जरूरी हैं। स्रोत की वो सीधी लेकिन गहरी सलाह, जिंदगी को बेकार की नफरत और झगड़ों में मत गवाइए, इसी सच की ओर इशारा करती है। नश्वरता का बोध हमें जीवन का महत्व सिखाता है और उसे पूरी शिद्दत से जीने की प्रेरणा देता है। तो इन 8 नियमों या पैटर्न्स को समझने के बाद सार ये निकलता है कि मानव व्यवहार वाकई में बहुत जटिल है। सतह पर जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। बिल्कुल। इन नियमों को समझना भावनाओं के असर को, सहानुभूति की जरूरत को, दिखावे को पहचानने की कला को, ईर्ष्या की मौजूदगी को, तर्क भावना के संतुलन को, समूह के दबाव को, बदलाव की संभावना को और जीवन की सीमितता को, ये सब मिलकर हमें एक तरह की सोशल इंटेलिजेंस देते हैं। हाँ, सामाजिक बुद्धिमत्ता। इससे हम रिश्तों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं, धोखे से बच सकते हैं और अपनी भावनाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये नियम अलग थलग नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? जैसे लोगों के मुखौटों नियम 3 को सही ढंग से समझने के लिए आपको सहानुभूति नियम 2 की जरूरत है, ताकि आप समझ सकें कि वो मुखौटा क्यों पहना गया है। और साथ ही भावनात्मक नियंत्रण नियम 1 चाहिए, ताकि आप उनकी बनावट पर तुरंत रिएक्ट ना कर दें। ये तो इंटरलिंक्ड है। हाँ, इसी तरह समूह के खिंचाव नियम 6 का विरोध करने के लिए स्वतंत्र सोच चाहिए। और ये सोच शायद तब और मजबूत होती है जब आप अपनी नश्वरता नियम 8 का सामना करते हैं, क्योंकि तब सामाजिक स्वीकृति जैसी छोटी चीजें कम महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं, व्यवहारिक उपकरण। हाँ, ये जरूरी है। इन्हें जानने का असली फायदा तब है जब हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें, अपने व्यवहार पर नजर रखें, दूसरों को समझने की कोशिश करें और ज्यादा सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। ये एक निरंतर अभ्यास है, एक बेहतर इंसान बनने का। वाह, ये तो सचमुच एक गहरी चर्चा रही मानव स्वभाव की गलियों में। और अब इस बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं। इन नियमों के बारे में जानने के बाद अपने आसपास के लोगों या शायद खुद अपने ही व्यवहार में कौन सा पैटर्न सबसे पहले या सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से नजर आता है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।